नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। नाम निहाद आजाद कश्मीर से पाकिस्तान को भगाने की जद्दोजहद एक बार फिर से हुई तेज। गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन पर जारी है जुल्म सितम। और पुलवामा में त्राल इलाके के सरदार हरकिशन सिंह सनम अपनी दिलकश आवाज के सबब मौसीकी में बना रहे हैं खास पहचान। नाम निहाद आजाद कश्मीर से पाकिस्तान को भगाने के लिए जद्दोजहद फिर से तेज होती दिख रही है। कश्मीरी अवाम ये बात जान चुके हैं कि चारों तरफ से बढ़ते दबाव और कोरोना के चलते पाकिस्तान इस वक्त बैकफुट पर है। इसलिए वो आज़ादी के अपने सपने को पूरा करने के लिए एक बार फिर से जोर लगा रहे हैं। न सिर्फ बड़े शहरों बल्कि छोटे कस्बों और गांवों में भी पाकिस्तान को ललकारते हुए तहरीक का जोर शोर से आगाज हो चुका है। पाकिस्तान इससे डरा हुआ है और अवाम को डराने धमकाने और यहाँ तक कि उन पर तशद्दुद बर्पा करने में भी लगा हुआ है। लेकिन इससे अवाम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बल्कि वो और भी ताकत के साथ पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। एक गुलाम की सबसे बड़ी चाहत भला क्या हो सकती है? यही ना कि उसे गुलामी भरी जिंदगी से निजात मिले। कुछ ऐसी ही हसरत दिल में दबाए पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर की कौम परस्त जमातों ने जिला कोटली में एक एहतजाजी रैली मुनक्किद की। इसका मकसद पाकिस्तान के कब्जे से छुटकारा और अपने खित्ते में आज़ादी का सूरज उगते हुए देखना था। लेकिन जैसा कि होता आया है, मकामी पुलिस और रेंजर्स खुद के रहते भला पाकिस्तान के मुखालिफत होते कैसे देख सकते थे। इसलिए उन्होंने अवाम को मारना पीटना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि ख़वातीन और लड़कियों को भी नहीं बख्शा गया और उनकी भी जमकर पिटाई हुई। खातून के ऊपर लाठी चार्ज किया गया। पुलिस, लेडीज पुलिस नहीं थी वहाँ पर मौजूद? नहीं, लेडीज पुलिस ने कुछ नहीं किया, वो तेरी साइड पे खड़ी थी। ये मेल जो स्टाफ है इनका, इन्होंने लाठी चार्ज किया और तो यहाँ बिल्कुल यकदम लड़के को मसले की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बात ही नहीं सुनी। उन्होंने बैरियर पुश किया, खुद हमला किया, पुश किया, बैरियर हटा के उन्होंने हमें पुश किया और फिर लाठी चार्ज किया। ये आप सुन सकते हैं। बैठे हुए थे, किसी तरह की कोई भी उनके साथ हमारी लड़ाई झगड़े वाली कोई सिचुएशन नहीं थी। उन्होंने क्रिएट करके फिर उन्होंने अंदर की तरफ खुद जो है वो पेशकदमी की, हमारी तरफ से बाहर की तरफ नहीं निकला। जिला कोटली में हुए एहतजाज में बड़ी तादाद कौम परस्त जमातें और ताजिरों की रही। बहुत से कारोबारी भी अपनी दुकानें थोड़ी देर बंद रखकर एहतजाज का हिस्सा बने। ताजिरों ने एक दूसरे को इस एहतजाज की अहमियत भी बताई और ये भी बताया कि कैसे पाकिस्तान इस इलाके को लूट रहा है, किस तरह से पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 7 दहाइयों से भी ज़्यादा वक्त से इस खित्ते को अपना गुलाम बना रखा है। इस दौरान बहुत से ताजिरों और कौम परस्तों की कुछ पाकिस्तान हामी मकामी बाशिंदों से तीखी बहस भी हुई। शहर के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरता हुआ जुलूस जब शहीद चौक पहुंचा तो उन्हें इल्म हुआ कि कौम परस्तों के एक ग्रुप को पुलिस ने अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया है। पाकिस्तानी सरकार है जो वहाँ पे जुल्म कर रही है और आगे उनकी कठपुतली हुकूमत है जो वो हमारी आवाम को मज़ीद मसलूमियत का दर्जा दे रही है और उन पे जुल्म करते हुए इस हद तक ले आई है कि उनको सड़कों पर घसीटा जा रहा है। हम असम्बली तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन बिला इश्तियाल हम पे लाठीचार्ज की गई, शेलिंग की गई है, जिसके नतीजे में हमारे जख्मी हो गए। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम को परेशान करना आम बात है। अक्सर ऐसा देखने में आया है जब एहतजाज कर रहे लोगों को मकामी पुलिस और फौजियों की ज़्यादतियों का शिकार होना पड़ा है। मौजूदा दौर में चूंकि कोरोना की वजह से अवाम का एहतजाज कुछ कम हुआ था, क्योंकि लोग एक ग्रुप के तौर पर बाहर निकलने से परहेज कर रहे थे।
इसलिए पाकिस्तान की सख्ती भी कम थी। लेकिन अब जबकि एहतजाज का दौर दोबारा शुरू हो चुका है, तो इस्लामाबाद के इशारों पर खूनी खेल भी जारी हो गया है। इससे कबल बहुत से लोग पाकिस्तान की मुखालिफत करने की ऐसी सज़ा भुगत रहे हैं कि उन्हें अपना मादरे वतन ही छोड़ना पड़ा है। सरदार शौकत अली कश्मीरी उन्हीं में से एक हैं। पहली दफ़ा 1 माह के लिए मुझे डिसअपियर्ड किया गया, मुझे इलीगली किडनैप करके डिटेन किया गया और मुझे किसी अदालत में पेश नहीं किया। मुझ पे क्या बीती ये तो शायद कोई वही जानता है जो इस अमल से गुजरा है, लेकिन जो मेरे माँ बाप, मेरे बहन भाइयों, मेरे बच्चों पे गुजरी, कि उनके लिए हर सुबह एक आस होती थी कि शायद किसी न किसी लम्हे मेरे बाजियाबी की अतला उन्हें मौसूल हो। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम पर पाकिस्तान लगातार अपना शिकंजा कस रहा है। जो लोग आज़ादी की बात करते हैं वो ख़ास तौर पर इस्लामाबाद के निशाने पर होते हैं, लेकिन इसके साथ ही उनके अहले खाना को भी जानबूझकर काफ़ी परेशान किया जाता है। इन लोगों पर शिकंजा कस के पाकिस्तान ये सबक देना चाहता है कि अगर कोई उसके खिलाफ मुखालिफत की आवाज़ उठाएगा तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। पाकिस्तान ये हरगिज़ नहीं चाहता कि कोई इस खित्ते की गरीबी और परेशानियों के लिए उसे मुरीद इल्ज़ाम ठहराए। ये बात पाकिस्तान के हुक्मरानों और इंतज़ामिया को नागवार गुजरती है, जबकि यही सच्चाई है। जो भी पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाता है उसे राह चलते अगवा कर लिया जाता है, और ऐसा सिर्फ नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के सूबों ख़ास तौर से बलूचिस्तान में भी कई बार देखने को मिला है। ये कोई 1, 2 या 3 केसेस नहीं है, हज़ारों की तादाद में गलगित से, बल्तिस्तान से, पीओके से, सिंध से, बलूचिस्तान से, और सबसे ज़्यादा डिसअपीरेंसेस बलूचिस्तान और सिंध और पश्तूनख्वा में हैं। तो मैं उन सब लोगों से इज़हार यकजहती करता हूँ और हम दामे दरमे सुखने उनके लवाहिकीन के साथ हैं, उनके गम में बराबर के शरीक हैं, और हर एहतजाज में हम उनके शाना बशाना होंगे। तहरीक इंसाफ जिसने पहली बार इक़्तिदार का स्वाद चखा है, उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि वो कुछ महीनों के बाद दोबारा शुरू होती आज़ादी की तहरीक से कैसे निपटें। इमरान खान जो अपनी ज़िंदगी में कभी कोई मिनिस्टर नहीं रहे बल्कि पाकिस्तानी फ़ौज की जी हुजूरी करके और फ़ौज से वफादारी का हलफ उठाकर सीधे वज़ीर आज़म के ओहदे तक पहुंचने में कामयाब हुए, उन्हें आज़ादी के यकीनन ये बात नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के लिए बिल्कुल सही है, और लगता है कि बरसों से चली आ रही उनकी जद्दोजहद अब मंतकी अंजाम तक ही पहुंचेगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले खित्तों में अवाम पर होने वाली जुल्म ज़ियादतियों को जानने के बाद अब बात वादी में सिंगिंग प्रोफेशन में आगे आ रहे मकामी सिख नौजवान की। जिला पुलवामा के त्राल इलाके में 28 साल के सरदार हरकिशन सिंह सनम अपनी दिलकश आवाज़ के सबब मौसीकी में अपनी पहचान बना रहे हैं। कश्मीरी गीत संगीत में अपनी दिलचस्पी की वजह से वो वादी में भी मकबूल हो रहे हैं। हरकिशन की बढ़ती मकबूलियत इस बात का इशारा है कि ये पूरा खित्ता न सिर्फ कुदरती तौर पर खूबसूरत है बल्कि मकामी नौजवान और ख्वातीन अपने हुनर और काबिलियत के बलबूते दुनिया के तमाम ममालिक में अपनी कामयाबी का परचम लहरा रहे हैं। वादी के जरे जरे से बिला तातुल बहती कश्मीरी गीत संगीत की सरगम बड़ी तादाद में शायकीन को रिझाती आई है।
کشمیری موسیقی کو فروغ دینے کی سمت میں نئی نسل اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ کشمیری موسیقی کے پرستاروں کی فہرست میں پلوامہ کے ترال علاقے کے سردار ہرکشن سنگھ سنم کا نام بھی شامل ہو گیا ہے، جن کا کشمیری زبان کی گلوکاری میں نیا انداز بیاں کافی خاص مانا جا رہا ہے۔ قابل غور ہے کہ ضلع پلوامہ جو دہشت گردی سے متاثر رہا ہے اور جہاں سکھوں کی تعداد کافی کم ہے، وہاں کبھی بھی ہرکشن سنگھ کو اقلیتی ہونے کا احساس نہیں ہوا۔ سب سے پہلے ہم نے شبد کیرتن گانا شروع کیا گردوارہ صاحب میں، تو کیونکہ ہمارے گاؤں ایک ساتھ ہی ہیں، مسلم سکھ ہم ایک ساتھ رہتے ہیں، بچپن گزرا ایک ساتھ ہے ہمارا، تو ہمارے اسپیکر سے ان کو آواز جاتی ہے گردوارہ صاحب کی، مسجد سے ہمیں آتی ہے، تو میرا گانا بجانا جب وہ سنا کرتے تھے سویرے اٹھ کے مارننگ میں، تو وہ بولا کرتے تھے کہ یار بڑی اچھی آواز آ رہی تھی، کون گا رہا تھا؟ تو میں بول رہا تھا کہ میں گا رہا تھا خوشی سے، تو پھر وہ اپریشیٹ کرتے تھے، بزرگ لوگ ہمارے مسلم بھائی ہیں، بزرگ ہمارے ہیں، احترام کرتا ہوں میں سب کا، تو وہ بتا رہے تھے کہ بہت اچھا ہے، آگے بھی بڑھو، دعائیں دیتے تھے۔ ترال علاقے سے تعلق رکھنے والے 28 سالہ سردار ہرکشن سنگھ کا رجحان بچپن سے ہی موسیقی کی طرف رہا، جسے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے پنجاب کے شری گرو گرنتھ صاحب ورلڈ یونیورسٹی سے میوزک میں پوسٹ گریجویشن کی ڈگری حاصل کی۔ کشمیری موسیقی میں مقام حاصل کرنے کے لیے انہوں نے کافی لمبا سفر طے کیا۔ شروعات میں ان کی دلچسپی اردو غزل، پنجابی اور ہندی فلمی نغموں کی طرف رہی۔ بعد میں انہوں نے کشمیری موسیقی میں اپنی گلوکاری کو نکھارنے کا فیصلہ کیا اور اس کے بعد ان کی مقبولیت وادی میں تیزی سے بڑھنے لگی۔ میری اسٹڈیز جو ہے وہ بیچلرز ان میوزک میں نے کشمیر یونیورسٹی میں کیا، اس کے بعد میں نے ماسٹرز ان میوزک فتح گڑھ صاحب میں کیا، تو اس کے بعد میں یہاں آیا، تو جو میرا گانے بجانے کا سلسلہ ہے، سب سے پہلے ہر بات میں اپنی ماں کا ہاتھ ہوتا ہے، تو میری ممی نے مجھے بہت سپورٹ کیا گانے بجانے میں، ہارمونیم لے کے دینا، باقی اسپیکرز لے کے دینے، پیانو لے کے دینا، تو ان نے بہت سپورٹ کیا اور ہر جگہ محفلوں میں لے کے جانا۔ کیسی نہیں صاف دل دتلاف سا۔ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں کی طرح ہی ان کے گھر کے آس پاس بھی مذہبی رواداری اور یکجہتی کا خوشگوار ماحول رہا ہے، جہاں پر لوگ ان کی گلوکاری کی سراہنا کرتے آئے ہیں، جس کی تائید انہیں مختلف مواقع پر ملی ٹرافیاں کرتی ہیں۔ موسیقی کے سفر میں سردار ہرکشن سنگھ کی والدہ نے بھی ان کا بھرپور تعاون دیا ہے اور ان کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے۔ میری طرف سے تو بہت سپورٹ مل رہا ہے، ہر طرف سے، جو بھی یہ کہے گا ویسے میں کرنے کے لیے تیار ہوں، اس کو دینے کے لیے سپورٹ تیار ہوں، اور پوری فیملی دے رہی ہے اس کو سپورٹ، ایون کہ پورا اپنا ترال دے رہا ہے اس کو سپورٹ۔ چہرہ ہے جیسے جھیل ہنستا ہوا کون۔ موسیقی میں کامیابی پانے کے لیے کسی بھی گلوکار میں ایک جنون اور شدت شوق کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور یہی جذبہ اس نوجوان گلوکار میں بھی موجود ہے۔ ہرکشن کا ماننا ہے کہ زندگی کے سفر میں نشیب و فراز سے گھبرا کر منشیات کے سیاہ غار میں پھنسنے والے اور غلط راہ اختیار کرنے والے نوجوانوں کو صحیح سمت پر لانے میں بھی موسیقی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آفتاب ہو جو بھی ہو تم، خدا کی قسم لاجواب ہو۔ موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ آج کل خبروں کو جاننے، اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے۔ تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر۔ طارق نقاش نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر کے محکمہ زراعت کے اہلکاروں نے متعلقہ وزیر کے بیٹے کی مخالفت میں احتجاج کیا۔ اس نے ڈی جی کی موجودگی میں ایک خواتین افسر کے ساتھ بدسلوکی کی تھی۔
पामी टाइम्स ने ट्वीट किया है कि बल्तिस्तान डिवीजन के जिला गांचे में घोर से इलाके के मकामी लोग दरिया में सैलाब आने के सबब अपने गांव को पानी से बचाने के लिए पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहे हैं। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर की रिहाइश गाह के सामने पाकिस्तान से दरबदर किए गए कौम परस्तों और नुमाइंदों ने 14 अगस्त को यौम सयाह के तौर पर मनाते हुए एहतजाज किया, जिसमें मैंने भी शिरकत की। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कोविड-19 पैंडेमिक और लॉकडाउन से मुतासिर तालिबे इल्मों को राहत देने की सिमत में इस साल 10वीं और 12वीं का सिलेबस 30% कम कर दिया है। जेके व्यूज ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक कमेटी तश्कील देने का ऐलान किया है, जो मरकज के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में मईशत को फरोग देने और तिजारतकारों और कारोबारियों को ताउन देने पर काम करेगी। DIPR J&K ने ट्वीट किया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गांदरबल का दौरा किया और तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने 12 डेवलपमेंट प्रोजेक्टों का इनॉग्रेशन किया, 3 प्रोजेक्टों की फाउंडेशन स्टोन रखी और सड़क को वसी करने और 4 लेन का बनाने के काम का जायजा लिया। गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन की हैसियत बेहद निचले दर्जे की है। आज भी उनका इस्तेहसाल हो रहा है। कभी उन्हें नाम निहाद इज्जत के लिए कत्ल कर दिया जाता है तो कभी बेहतर जिंदगी के ख्वाब दिखाकर उन्हें धोखा दिया जाता है। ख्वातीन के बीच तालीम की शरह बेहद कम है। बिना इजाज़त घर की दहलीज पार करने की इजाज़त भी चुनिंदा घरों में ही देखने को मिलती है। अगर थोड़ी बहुत तालीम हासिल भी कर ली तो उस तालीम की बुनियाद पर उन्हें खुद के तय फैसले लेने के इख्तियारात नहीं होते। इस 21वीं सदी में भी गिलगित बल्तिस्तान की ख्वातीन की हालत बेहद काबिल-ए-ज़ार है और इस बात का एतराफ़ खुद यहाँ की मकामी ख्वातीन ही कर रही हैं। गिलगित बल्तिस्तान में ख्वातीन मर्दों की बालादस्ती की शिकार हैं। यहाँ ख्वातीन पर तशद्दुद बेहद आम है। पाकिस्तान से आ रही इंतहा पसंदी की लहर से गिलगित बल्तिस्तान का मुआशरा भी मुतासिर हुआ है। वहीं सियासी, सामाजी और मुआशी हालात में आ रही तब्दीली के हवाले से जिंदगी की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने का दबाव होता है। और फिर इन मुश्किलात से बढ़कर है यहाँ अब तक मौजूद कबीलाई कल्चर। सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों साल से यहाँ के कबीले पुराने तौर तरीक़े अपनाते रहे हैं और ये रिवायत अभी भी जारी है। इस सोच के तहत लड़की का पढ़ना और नौकरी करना दोनों ही गलत समझा जाता है। यहाँ का कल्चर, यहाँ का जो ट्राइब कल्चर है वो इस परमिशन उस लेवल की नहीं देता कि यहाँ पे को एजुकेशन जो है उसको आम किया जाए। तो इन हालात को देखते हुए जो कबायली रवायात हैं उन रवायात में रहते हुए हमारी कोशिश और ख्वाहिश यही है कि औरतों को बापर्दा और इस्लामी रवायात में रह के उनकी तरबियत का इंतज़ाम किया जाए। जब किसी खित्ते की असेंबली मेंबर जो कि साबिक वजीर भी रह चुकी हों ये बात खुद तस्लीम करे कि यहाँ ख़वातीन काफ़ी पिछड़ी हुई हैं तो समझ जाइए कि असल तस्वीर कितनी भयावह होगी। इंसानी हुकूक तंजीमों और ख़वातीन के आवाज़ बुलंद करने की वजह से गिलगित बल्तिस्तान में भी ख़वातीन को कुछ हक देने की कोशिश की गई, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ख़वातीन के पिछड़ेपन की सबसे ख़ास और बुनियादी वजह है तालीम की कमी। जब तक औरतें और बच्चियां तालीम नहीं हासिल करेंगी तब तक सूरत हाल में तब्दीली लाना आसमान से सितारे तोड़ने के मुतरादिफ है। बच्चे की अवलीन दरसगाह होती है माँ की गोद। तो जब तक माँ पढ़ी लिखी नहीं होगी तो तरबियत जो है बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो अपनी बच्चियों को स्पेशली जो है वो तालीम ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलवाएं और उनको उन आगाही दें उन तमाम चीज़ों की जो माशरे में इस वक्त चल रही हैं, ताकि वो उनसे उनको अवेयरनेस हो और अपने हकूक़ के लिए वो लड़ सकें। इस 21वीं सदी में भी गिलगित बल्तिस्तान में बच्चियां अगर स्कूल तक नहीं पहुंच पा रही हैं तो इसे हुकूमत की नाकामी ही समझा जाएगा। आखिर ये हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो सभी की तालीम को यकीनी बनाए, गांव-गांव में स्कूल खोले, उन्हें अच्छी तरह से मेंटेन करे, हर एक कस्बे में तालिबात के लिए आला तालीम का बंदोबस्त हो, विमेन मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएं। लेकिन इससे भी बढ़कर है लोगों का माइंडसेट तब्दील करना। कोरोना के इस दौर में तो ख़वातीन की मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ गई हैं।
बहुत सी ख्वातीन को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है, जबकि इसी इदारे में मुलाजमत कर रहे मर्दों को नौकरी से नहीं निकाला गया। कोई शौक नहीं है मुझे या दचका मुझे नहीं लग गया है कि मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये मैं समझती हूँ कि ये मेरा इंडिविजुअल मसला नहीं है। जहाँ पे मैं बोलने के लिए आई हूँ, जहाँ मैंने बोला है, वो सिर्फ मैं इंडिविजुअल अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे सैकड़ों ऐसे ख़वातीन हैं जिनके साथ आप कह सकते हैं कि ये ऑपरेशन है, ये हरासमेंट है और ये एक्सप्लॉयटेशन है। तो इसके खिलाफ मैं आवाज़ उठाना चाहती हूँ। ख़वातीन अपने ख़ानदान की खिदमत करने के लिए दिन रात मेहनत करती हैं, लेकिन उनके हुकूक सलब हैं, और जब तक ख़वातीन के हालात ऐसे बने रहेंगे, मुआशरे की तरक्की की बात बेमानी ही नज़र आएगी। यहाँ ख़वातीन की बहबूदी के लिए हुकूमत की कोशिश भी दिखाई नहीं देती। दरअसल कोई भी हुकूमत यहाँ के समाजी ताने बाने को छेड़ना नहीं चाहती, क्योंकि इससे उसके वोट बैंक पर असर पड़ता है। यहाँ किसी भी दफ्तर में ख़वातीन की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती है, इसलिए वकीला बानो जैसी खातून के खिलाफ नाइंसाफ़ी होती रहती है और उन्हें अपनी फरियाद रखने का भी मौका नहीं दिया जाता। अब वहाँ पे जहाँ आपने इतने ज़्यादा दिन रात मेहनत की, आपको रातों रात कहते हैं कि आप उस प्रेमिसेस में इंटर नहीं हो सकते हैं, तो ये मैं कहूँगी कि ये सिर्फ पॉलिसी की वायलेशन नहीं है, वहाँ पे ह्यूमन की वायलेशन है, वहाँ पे वुमेन राइट्स की वायलेशन है कि आपको जहाँ भी देखे, हमारे पूरे माशरा में समझती हूँ ये एक पेट्रियार्कल सोसाइटी ज़रूर है, मगर आप इदारों में देखते हैं तो मेरा उनसे ये मैं ज़रूर कहूँगी कि इस डिस्क्रिमिनेशन को मैं क्या कहूँ, ये डिस्क्रिमिनेशन, ये वायलेशन और ये पॉलिसीज़ को इस तरह से वायलेट करते जहाँ पे आप ख़वातीन को लेके, तो मैं उसके ख़िलाफ़ बोलना चाहती हूँ। गिलगित बल्तिस्तान में ख़वातीन किस हद तक पिछड़ी हुई है, इसका अंदाज़ा शरह ख़वानदगी के इदाद-ओ-शुमार से भी लगाया जा सकता है, जो कि आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही। यहाँ ख़वातीन के अंदर काबिलियत भी है और बुलंदियों को छूने का जुनून भी, बस उन्हें मौक़े नहीं मिल पाते। यही वजह है कि ये लड़कियाँ उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाती जिस तक पहुँचने की उसमें काबिलियत है। और अब एक बार फिर वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर, जहां गिलगित बल्तिस्तान के बरक्स ख्वातीन तालीम और काबिलियत के बलबूते मुख्तलिफ शोबे में कामयाबी की नई नई इबारत लिख रही हैं। हर उस शोबे में अपनी पहचान दर्ज करवा रही हैं जिनमें कभी मर्दों का दबदबा कायम रहता था। फिर चाहे बात कुपवाड़ा के सरहदी इलाकों में हथियारों और ड्रग्स की तस्करी की रोकथाम के लिए राइफल विमेंस की तैनाती की हो, या फिर रियासी में इंडियन आर्मी की जानिब से ख्वातीन को फौजी तरबियत देने की। इन सब के पीछे जम्मू कश्मीर इंतजामिया के साथ हिफाजती अमले की जानिब से मुश्तरका कोशिशें कारफरमा हैं, जिसके जरिए मकामी ख्वातीन भी लड़कों की तरह हिफाजती अमले में शामिल होकर मुल्क और अवाम की खिदमत करने की अपनी ख्वाहिशात पूरी कर रही हैं। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मौजूदा वक्त में ख़वातीन के कामयाबी की जानिब बढ़ते कदमों को देखते हुए लोग आज के दौर को विमेन एम्पावरमेंट का दौर भी मानते हैं, जहां आज की ख़वातीन हर शोबे में अपनी कामयाबी दर्ज करा रही हैं। आला तालीम और काबिलियत के सबब ख़वातीन आला ओहदों पर फाइज हो रही हैं, अपना पसंदीदा कैरियर मुंतखब कर रही हैं, मुल्क और अवाम की हिफाजत के लिए सरहद पर दीवार की तरह मजबूती से तैनात हैं। हुब्बुल वतनी के जज्बे को पूरा करने के लिए मुश्किल से मुश्किल फौजी तरबियत भी हासिल कर रही हैं। हिफाजती अमले में भर्ती होने की तमन्ना रखने वाली लड़कियों की तादाद भी हर रोज बढ़ती जा रही है। ऐसी ही ख़वातीन के एक ग्रुप को ज़िला रियासी में पुलिस और फौज में भर्ती होने की तैयारी करने के मकसद से तरबियती प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इसका इनेकाद JNK पुलिस और भारतीय फौज के मुश्तरका ताउन से मुकम्मल हुआ।
تھینکس الاٹ ہماری انڈین آرمی کا جو ہماری گرلس کو اتنا سپورٹ کر رہی ہے. یہاں پہ ہر طرح کی یہاں پہ گرلس کو دکھایا جا رہا ہے کہ گرلس نے کیسے پڑھنا ہے, کیسے آگے بڑھنا ہے. گرلس کے لیے جو بھی ویکینسیز آ رہی ہیں وہ یہاں پہ بتائی جا رہی ہیں. گرلس کے لیے کیسے فارم لگ رہے ہیں, کیا کیا ان میں گرلس کو کرنا ہے. تو اس لیے گرلس کی ہر طرح سے کلاسز ہو رہی ہیں اور انڈین آرمی کا بہت بہت تھینکس, کیونکہ لڑکیوں کو بہت زیادہ نالج مل رہی ہے. ویمن امپاورمنٹ کے اس دور میں آج خواتین نہ صرف مردوں کے شانہ بشانہ چل رہی ہیں بلکہ ان سے آگے بھی آ رہی ہیں. یہی بات خواتین کے لیے منعقدہ ٹریننگ میں بھی دکھائی دی. اس تربیتی پروگرام میں مقامی خواتین کو فوجی تربیت دیتے وقت کووڈ-19 گائیڈ لائنز کا پورا خیال رکھا گیا. یہاں ایک طرف خواتین کو بندوق چلانے کی تربیت دی گئی تو وہیں دوسری جانب اکیڈمکس, جنرل اویئرنیس اور فزیکل فٹنس کے گر بھی سکھائے گئے. اس کے ساتھ ہی انہیں ریٹن ٹیسٹ اور فوج میں بھرتی ہوتے وقت لگنے والے کاغذات کے بارے میں ضروری معلومات سے بھی آگاہ کیا گیا. سب سے پہلے یہاں کی جو آرمی ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے ہمیں اتنا کچھ سب سکھایا, اتنی فیسلٹیز دی. اگر ہم کہیں اور بھی سیکھتے بٹ ہمیں یہ چیزیں نہیں ملتی سیکھنے کو, اور کل کو اگر ہمیں کہیں سلیکشن ہو جائے گی تو ہمیں جو ٹریننگ دور میں آسانی ہوگی, کیونکہ ہمیں ویپنز کے بارے میں تھوڑا بہت سیکھ لیا یہاں سے. گزشتہ کچھ برسوں میں حفاظتی عملے میں شامل ہونے کے لیے بڑی تعداد میں مقامی نوجوانوں کی طرح خواتین بھی آگے آ رہی ہیں. سیکیورٹی فورسز کی بھرتی ریلیوں میں خواتین امیدواروں کی تعداد میں بھی اضافہ درج کیا جا رہا ہے. اس سال جنوری ماہ میں جموں کشمیر پولیس محکمے میں خواتین کے لیے 1300 پوسٹوں کے لیے تقریباً 21,000 خواتین نے درخواستیں دی تھیں. جتنا بھی ہمیں یہاں بتایا گیا ہے انڈین آرمی کی وجہ سے سر, ان کا احسان تو ہم نہیں چکا سکتے, پر ان کے لیے ہم تھینک یو کہنا چاہتے ہیں سر. جتنا ہمیں انہوں نے سکھایا, آگے بڑھنے کے لیے حوصلہ بھی دے رہے ہیں سر. بچیوں کو پہلے تو باہر نہیں جانے دے رہے سر, اب تو ہمارے لیے بہت آسان ہے سر. ہم ماں باپ کے یہ بھی ساتھ دے رہے ہیں, بھائی بہن ہمارے سب ساتھ دے رہے ہیں. انڈین آرمی کی وجہ سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. آج جموں کشمیر کی خواتین تعلیم یافتہ بھی ہیں اور قابل بھی. یہی وجہ ہے کہ یہ اپنی کامیابی کا پرچم ملکی اور بیرون ممالک میں لہرا رہی ہیں. موجودہ دور میں حقوق نسواں کا تحفظ اور خواتین کی تعلیم, صحت, اسکل ڈیولپمنٹ اور روزگار جیسی بنیادی سہولتوں کی فراہمی کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ خواتین کو معاشی طور پر خود کفیل بنایا جا سکے. اعلیٰ تعلیم اور ملازمت حاصل کرنے والی خواتین بااختیار ہو رہی ہیں. یہ ایک مثبت تبدیلی ہے جو پورے جموں کشمیر میں دکھائی دے رہی ہے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. یہ کشمیر ہے, دھرتی کے سورگ کو کسی بھی زاویے